लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस. ह्यूमंस किस टाइप का साउंड सुन सकते हैं और कौन से टाइप का साउंड वो नहीं सुन सकते हैं. द साउंड वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है. व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक आवर ईयर ड्रम, हमारे जो कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, जब ये साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम पर टकराती है दे प्रोड्यूस इन आवर ईयर्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और इसी के कारण हमें सुनाई देता है. आवर ईयर्स आर सेंसिटिव टू बोथ द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. हमारे जो कान है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए ही बहुत सेंसिटिव है. सम साउंड्स अपीयर लाउड वाइज वेयर एज अदर अपीयर्स फेंट टू द ईयर. कुछ साउंड तो हमें कानों में बहुत तेज सुनाई देता है और कुछ बहुत ही धीमा सुनाई देता है, इवन ढंग से सुनाई भी नहीं देता. आर ईयर इज नॉर्मली सेंसिटिव टू ओनली दोज वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. दिस फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईयरिंग इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज. हमारे जो ह्यूमन ईयर्स है वो हर तरह का साउंड नहीं सुन सकते हैं. वो सिर्फ वही साउंड सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, और ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये कहलाती है ऑडिबल रेंज, क्योंकि हम इसी साउंड को सिर्फ सुन सकते हैं. द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबाउट 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी हर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर. तो देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं. तो इस 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड या फिर इस 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला साउंड दोनों ही हमारे कान नहीं सुन सकते हैं. बट दीज फ्रीक्वेंसी लिमिट वेरी विद द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो इन द पर्सन विथ एज. अब ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमने बता रखी है ये एवरेज रेंज बता रखी है. पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है, इवन उम्र के साथ भी वेरी करती है. द ईयर्स ऑफ ओल्डर पीपल आर जनरली लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसीज. और जनरली जो ओल्डर पीपल, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके कान हायर फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को नहीं सुन पाते हैं. द ओल्डर द पर्सन द शॉर्टर इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. जितनी ज़्यादा एज बढ़ती है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो कम हो जाती है. द अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जनरली मच हायर इन चिल्ड्रन दैन इन ओल्डर पीपल. जो अपर लिमिट है, जैसे 20,000 हर्ट्ज जो हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है और बड़े लोगों में कम होती है. Animals like dogs can hear sounds of frequency higher than 20,000 हर्ट्ज. एनिमल्स जैसे कि कुत्ते, डॉग्स, वो इस 20,000 हर्ट्ज के अबाउ की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उनको भी सुन सकते हैं. सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या अल्ट्रासोनिक. तो 20,000 हर्ट्ज के से ऊपर फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कहलाते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या सिंपली अल्ट्रासोनिक. अभी जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है इसको कैसे एनिमल यूज़ करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है डॉग. डॉग कैन हियर अप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज एज कम्पेयर टू ह्यूमंस. हमारा ह्यूमन ईयर तो 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, लेकिन डॉग्स जो हैं वो 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. डॉग्स कैन बी स्पेशली ट्रेन टू रेस्पॉन्ड टू अ विसल विच प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन. डॉग्स की ट्रेनिंग करी जाती है जिससे वो जब वो विसल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, ऐसी विसल जिससे अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो उसकी आवाज़ सुन के समझ सके कि हम उसे क्या कहना चाह रहे हैं. दिस विसल कॉमनली कॉल्ड गेल्टॉन विसल. और ये जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाली जो विसल सीटी होती है वो कहलाती है गेल्टॉन विसल. द साउंड इज दिस विसल कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमंस. इस सीटी की जो आवाज़ होती है वो ह्यूमंस हम नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ डॉग्स इसको सुन पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको ट्रेन करते हैं. नेक्स्ट एनिमल जो हमें गिवन है वो है बैट. बैट प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 50 हर्ट्ज टू 80,000 हर्ट्ज. देखो बैट्स की जो रेंज है वो क्या है, 50 हर्ट्ज से 80,000 हर्ट्ज, जबकि ह्यूमंस की थी 20 से 20,000. तो बैट्स जो होती है उनकी आंखें बहुत कमज़ोर होती है. व्हेन द बैट्स फ्लाई एट नाइट दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन विच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमंस और द इंसेक्ट. जब बैट उड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो हम ह्यूमंस या इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं वो नहीं सुन पाते. और ये वाइब्रेशन जब किसी इंसेक्ट से टकराता है तो उससे टकरा के फिर से वो
रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस बैट के कानों तक पहुंच जाता है। उससे उसे पता चल जाता है कि वो जो इंसेक्ट है वो उससे कितनी दूरी पर है, ताकि वो उसको पकड़ सके। डॉल्फिन्स आर रिलेटेड टू द वेल फैमिली। डॉल्फिन्स आपको पता है, देखा होगा आपने टीवी में उनके बारे में। ये वेल के परिवार से बिलोंग करती है। ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करती है अपना शिकार पकड़ने के लिए। जिस तरह से बैट इस्तेमाल करता है, उसी तरह से डॉल्फिन्स भी अपना शिकार पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, डिड यू नो? Ultrasonic vibration produce a sort of depression in the rats and cockroaches. Ultrasonic vibrator are used to drive out rats and cockroaches from out. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो होता है वो रैट्स और कॉकरोचेस के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कई बार घरों में एक ऐसी मशीन इस्तेमाल करी जाती है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, और उससे चूहे और कॉकरोचेस घर से भाग जाते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर यूज फॉर homogenizing milk, that is a milk is agitated with ultrasonic vibration. These vibrations breaks down the larger particles of the fat present in the milk to smaller particles. जो मिल्क होता है, मिल्क को होमोजेनिजाइजिंग करने के लिए काम में आता है। मतलब अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को जब मिल्क में प्रोड्यूस किया जाता है, मिल्क में डाला जाता है, तो मिल्क के अंदर फैट के जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं वो उस छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। Ultrasonic vibrations are used in detecting flaws in articles made from steels. They are also used in finding the thickness of various parts of metallic components. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई भी मेटल की बनी हुई चीज़ है, उसके अंदर कहीं कोई क्रैक हो तो उसको पता करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो मेटल से बनी हुई चीज़ों की थिकनेस कितनी है, मतलब उनकी मोटाई कितनी है अलग अलग हिस्सों पर, उसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग मशीन। जो बर्तन धोने की जो मशीनें आती हैं उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सच मशीन्स वाटर एंड डिटर्जेंट्स आर वाइब्रेटेड विद अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। इन मशीन के अंदर पानी और डिटर्जेंट जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करता है। ये जो वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट पार्टिकल है वो डर्टी यूटेंसिल्स के साथ रब होते हैं और उनको फिर साफ कर देते हैं। Ultrasonic vibration are used for imaging internal organs of human body. In fact, they are even used to study the growth of fetus in the mother's womb. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को हमारे बॉडी के जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है, मदर्स के वॉम के अंदर, तब उसकी ग्रोथ, उसमें विकास जो है वो सही से हो रहा है या नहीं, उसको पता करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है ना, उसके लिए वो ज़रूरी है, बिना मीडियम के वो नहीं चल पाता। सबसे पहला हम देखते हैं साउंड्स इन गैसेस। गैस के अंदर साउंड कैसे ट्रैवल करता है। When an object vibrates in air, it disturbs the air particles surrounding it, causing them to vibrate. जब भी साउंड कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास क्या है, उसके चारों तरफ तो एयर होती है, तो उस एयर के अंदर जो पार्टिकल है ये उनको डिस्टर्ब कर देता है और उनको वाइब्रेट कर देता है। दिस वाइब्रेशन स्प्रेड्स आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन टू अदर पार्टिकल्स। ये जो वाइब्रेशन है ये सारी दिशा में फैल जाते हैं और दूसरे एयर पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करते हैं। As the vibrating object travels towards the air particle, it squashes them together. The particles themselves are not compressed, but the pressure in the air at that place increases because the particles are closer together. ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कंप्रेस नहीं करते, लेकिन जो प्रेशर होता है एयर में वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्पीकर आपको ये दिख रहा है, स्पीकर के कारण अलग अलग प्रेशर के एरियाज़ बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस जगह पर अगर हम देखें तो कम जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये हाई प्रेशर का एरिया हो गया। उससे अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर कम पार्टिकल्स हैं, तो ये लो प्रेशर का एरिया हो गया। इसी तरह से हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इस तरह से एक एक बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे ही कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एयर पार्टिकल्स से दूर की तरफ ट्रैवल करता है तो वो ज़्यादा स्पेस देता है और वो स्प्रेड हो जाता है बाहर की तरफ, इससे उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द एयर पार्टिकल नियर बाय ऑल्सो मूव टू एंड फ्रो एंड दे इन टर्न कॉज अदर एयर पार्टिकल्स मूव फर्दर अवे टू स्क्वैश टुगेदर एंड देन स्प्रेड आउट।
This create alternate region of high and low pressure which travel through the air away from the vibrating object. देखो यहाँ पर ये जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ वाले जो पार्टिकल्स है इनको वाइब्रेट करेगा, और जब ये पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट होगा तो इसके पास में जो पार्टिकल है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देगा और वो पार्टिकल भी अपनी जगह पर वाइब्रेट होने लग जाएगा। और ऐसे इन वाइब्रेशन के कारण ऑल्टरनेट फॉर्म में हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है और एयर के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है। When you press a piano key, it makes a hammer strike a string inside. जब हम पियानो बजाते हैं और पियानो का आप कोई बटन दबाओगे, कोई की प्रेस करोगे, तो उसके नीचे जो हैमर लगा हुआ है वो हैमर उसके नीचे जो स्ट्रिंग है, जो तार है, उससे टकराता है और जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करने लग जाती है। कई सारे स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्ट्रिंग्स तार नहीं होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रिकॉर्डर, वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर जो एयर है वो वाइब्रेट होगी जब उसके अंदर कोई फूंक मारेगा। हमारी जो वॉइस है वो भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और विंड इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन है। हमारी विंड पाइप के अंदर से एयर जाती है हमारे वॉइस बॉक्स में, और ये जो वॉइस बॉक्स है इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। ये वोकल कॉर्ड्स जो होती है इनके अंदर स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो वाइब्रेट होता है जब उससे एयर पास होती है और इसी कारण हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। साउंड हमें एयर के अंदर तो सुनाई देता ही है। नेक्स्ट मीडियम इज़ लिक्विड्स। क्या साउंड लिक्विड के अंदर ट्रैवल करता है या नहीं? साउंड ट्रैवल्स मच फास्टर इन लिक्विड वाटर दैन इन एयर। तो अगर हम कंपेयर करें एयर और वाटर में साउंड को, तो साउंड वाटर में ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू एयर। ये जो रैपिड प्रोपोगेशन होता है साउंड में वाटर का, वो जो मैराइन एनिमल्स है, मैराइन एनिमल्स मीन्स जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल्स और डॉल्फिन्स इसी साउंड की स्पीड को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए जब वो पानी के अंदर होते हैं। कैन यू हियर एनी साउंड व्हेन यू आर अंडर वाटर इन अ स्विमिंग पूल? When you swim underwater, you can see the bubbles of air that you breathe out. You are also able to hear these bubbles because they cause the water particles around them to vibrate. आपने कभी स्विमिंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि जब आप पानी के अंदर की तरफ स्विम करते हो तो आपके मुंह से बुलबुले निकलते हैं, एयर बबल्स निकलते हैं। आपको इवन इन एयर बबल्स का साउंड भी सुनाई देगा, क्योंकि ये जो एयर बबल्स हैं ये इसके आसपास जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करते हैं। ये जो वाइब्रेटिंग वाटर पार्टिकल्स हैं ये हमारे कानों तक साउंड पहुंचाते हैं और इससे हम ये कह सकते हैं कि साउंड एनर्जी जो है वो लिक्विड्स के थ्रू भी प्रोपोगेट या ट्रैवल होती है। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर हमें एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसके अंदर हम पानी भर देंगे, फिर उस प्लास्टिक बैग को हमें हमारे कान के पास रखना है और उसकी अपोजिट साइड में हम उसको स्क्रैच करेंगे। जब हम उसको स्क्रैच करेंगे तो हमें जो साउंड है वो सुनाई देगा। इट मीन्स जो साउंड है वो वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करता है। यू कैन मेक आउट वेदर अ ट्रेन इज़ अप्रोचिंग द स्टेशन और नॉट व्हेन द ट्रेन इज़ नॉट विजिबल बाय पुटिंग योर ईयर टू द रेल्स। हम जब कभी रेलवे स्टेशन पे हो और अगर ट्रेन हमें दिख नहीं रही, फिर भी हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि क्या ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास आसपास पहुंच चुकी है या नहीं। अगर जो रेल की पटरियाँ होती है रेल्स, वहाँ पर अगर आप कान लगा के सुनोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। और अगर मान लो उस साउंड की जो लाउडनेस है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंचने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर लाउडनेस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन से दूर की तरफ जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू एयर। तो एयर के अंदर हम नॉर्मली जब हम खड़े हैं तब हमें आवाज़ बहुत लेट आएगी, जबकि उस रेल के जो ट्रैक हैं उसके अंदर आवाज़ जल्दी आ जाती है। स्पीड जो होती है स्टील की, वो होती है स्टील के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो होती है लगभग 5100 मीटर पर सेकंड। और सेम यही रीज़न है कि जो रेड इंडियंस हैं वो अपने ईयर्स ग्राउंड पर लगाते हैं ताकि उनको पता चले कि जो एनिमी है क्या वो उनके कैंप के पास तो नहीं आ रहा। अगर मान लो जो हॉर्स की आवाज़ इंक्रीज़ होती लगती है, इसका मतलब ये है कि एनिमी जो है वो उनके पास पहुंच चुका है। Okay, this is about sound in liquid. Now next is sounds in solid.
सॉलिड जो ठोस चीज़ें होती हैं उनके अंदर साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। When sound travels through a solid, it moves even faster than through a liquid because of the close interaction of the particles. साउंड अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड से साउंड सॉलिड के अंदर ट्रैवल करता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। Place your ear against one side of the wooden door and knock on the other side. You can hear the knock on the door clearly because the vibrating particle of wood transmits sound to your ears. तो जैसा ये डायग्राम में बता रखा है, इस तरह से अगर हम यहाँ कान रखें, कान लगा के सुने, तो हमें क्लियरली उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगी। Snake detects vibration in the ground with its lower jawbone as it crawls. स्नेक जो होता है सांप, वो भी जब इस तरह से क्रॉल करता है, चलता है रेंगता हुआ, तब उसका जो लोअर जो है, मतलब जो नीचे वाला जबड़ा होता है, उससे वो साउंड को डिटेक्ट कर लेता है। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल करता है। इसके लिए हम एक टॉय टेलीफोन लेंगे, बनाएंगे। 2 प्लास्टिक कप लेंगे और उनके बीच में होल कर देंगे, हर कप के बीच में, और उसके अंदर एक कॉटन का धागा लगा देंगे। कील की मदद से उसको फिक्स भी कर देंगे। दोनों स्ट्रिंग के दोनों तरफ पर हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ गिठान लगा देंगे धागे के, ताकि वो उससे बाहर नहीं निकले। ये जो नॉट है वो हर कप के एंड में लगनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो टेलीफोन है वो बन जाएगा, और हम उस प्लास्टिक कप को इस्तेमाल करके, एक जना उस प्लास्टिक कप के मुंह के आगे रखेगा और कुछ बोलेगा, और दूसरा वाला जो साइड का कप है उसके अंदर हम उसको हम कान पे लगाएंगे, तो हमें उस पर्सन की आवाज़ जो है वो क्लियरली सुनाई देने लग जाएगी। तो जैसा कि ये डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये इन्होंने एक टेलीफोन बनाया है। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, और साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करता है सॉलिड्स में। नेक्स्ट इज साउंड इन वैक्यूम। साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते जिससे कि वाइब्रेशन हो पाए। एज यू नो, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जब वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके लिए देखो हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक बेल एक ग्लास जार के अंदर, जो ग्लास जार वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल को हैंग कर देंगे। फिर इस इलेक्ट्रिक बेल को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि हमें इस डायग्राम में बताया हुआ है। इसके पीछे की तरफ ये बैटरी लगा रखी है। इस बेल को जब आप स्विच ऑन करोगे तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इनिशियली जो हमें रिंगिंग है बेल की वो सुनाई देगी, क्योंकि एयर जो है वो जार से हमने बाहर नहीं निकाली है। लेकिन जैसे ही हम जार के बाहर एयर निकल जाएगी तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मीडियम के अंदर एयर का होना ज़रूरी है। अगर कोई मीडियम नहीं होगा, या फिर जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कोई भी मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। By knowing the speed of sound in water, we can find the depth of the sea. अच्छा, नेक्स्ट ये देखो इसका एप्लीकेशन है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पानी के अंदर साउंड की स्पीड क्या है, तो उससे हमें ये पता चल जाए कि जो सी है, समुद्र है, उसकी गहराई भी हम पता कर सकते हैं। तो समुद्र की गहराई पता करने के लिए जो अपैरेटस इस्तेमाल किया जाता है शिप के अंदर, जो मशीन इस्तेमाल करी जाती है, वो कहलाती है सोनार। ये देखो ये डायग्राम में हमें गिवन है। शिप के अंदर से क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन भेजे जाते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन सी के बॉटम पर, मतलब सी का जो नीचे वाला हिस्सा है, उससे टकरा कर वापस ऊपर की तरफ आते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसका जो टाइम है उसको नोट कर लेते हैं। फिर इस टाइम को जब हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि साउंड सी की जो डेप्थ है वो कितनी है। तो ये जो डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है सी की डेप्थ पता करने के लिए, वो कहलाता है सोनार। हम देखो यहाँ पर क्या किया है, जो डिस्टेंस कवर्ड है साउंड का उसको ले लिया गया है। तो ये इतना डिस्टेंस है, इसका मतलब साउंड की जो सी की जो डेप्थ है, सी की जो गहराई है, वो भी ये है। स्पीड ऑफ साउंड निकाल देते हैं हम। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमें सी की डेप्थ मिल जाएगी।
एस्ट्रोनॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून टॉक टू ईच अदर थ्रू रेडियो फ़ोन। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, वो एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मून के ऊपर कोई भी एयर नहीं है, तो वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। इट मीन्स साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं होगा। तो वहाँ पर इन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और रेडियो वेव की मदद से वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं।